हाँ जी, तो मेरे हाथ में है क्लास 12th के बोर्ड के एमसीक्यू सॉल्यूशन, जो कि आपके बिजनेस का पेपर था आज। ओवरऑल पेपर बहुत सारे बच्चों से मैंने रिव्यू लिया, तो आसान था। मैं आपको बताने वाला हूं एमसीक्यूज, बिल्कुल 110% करेक्ट एमसीक्यूज आपको मैच करिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा। 4 से 5 एमसीक्यूज ऐसे हैं जिसमें 2 आंसर्स पॉसिबल बच्चों को लग रहे थे। उसकी एक्सप्लेनेशन और लॉजिक के साथ मैं आपको बताता हूं 1 बाय 1 कि क्या आंसर है। स्कोर बता देना, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में कोई भी केस स्टडी आपको प्रॉब्लम लग रही है और चाहिए आपको सेक्शन बी वाले पार्ट का भी आंसर, तो नीचे कर सकते हो कमेंट। तो 1 बाय 1 चलते हैं। पहले आते हैं पहला पॉइंट, इन प्राइमरी मार्केट प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटीज आर डिटरमाइंड बाय, तो कौन सा आंसर उसका? मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग बीइंग डिस्कस्ड, इसमें कौन सा फंक्शन ऑफ मार्केटिंग डिस्कस है? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक कंपनी है जिसके अंदर वो सारी चीजें बना रहे हैं। बिसाइड्स सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, their focus is also on handling customer complaints, speedily providing maintenance services and credit services। तो आंसर क्या होगा इसका? कस्टमर सपोर्ट सर्विस इसका आंसर होने वाला है। द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड्स रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस एंड स्पेसिफाइंग द सोर्स, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर फंड्स कहां से आएंगे और कौन से सोर्स से आएंगे, कितना चाहिए और कहां से आएगा। ये 2 आंसर पॉसिबल बच्चों को लग रहे हैं कि सर पहला वाला आंसर फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी लग रहा है और दूसरा फाइनेंशियल प्लानिंग भी लग रहा है, लेकिन ज्यादा बेहतर आंसर फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई बातें नहीं की गई हैं, बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन्वेस्टमेंट भी आती है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई बात नहीं की गई है, इसलिए तो मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। फाइनल आंसर आप उसी का वेट करेंगे, आपके सीबीएसई का। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मोशन स्टडी, तो इसमें जो डी ऑप्शन था जो कि बताया गया था टाइम स्टडी को लेकर, बाकी सारे मोशन स्टडी से रिलेटेड ही आंसर थे। दिस टेक्निक हेल्प्स टू डिटरमाइन नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, फ्रेम सूटेबल इंसेंटिव स्कीम एंड लेबर टर्नओवर कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, एक वर्कफोर्स के बारे में लिखा है, एक वर्कलोड के बारे में लिखा है, जबकि इसके अंदर की जो एक्सप्लेनेशन थी वो उल्टी लिखी गई थी। यहां पर लिखा है असेसमेंट ऑफ द नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नेसेसरी, जो कि रिक्वायर्ड है, जो कि आंसर होता है वर्कलोड एनालिसिस का, बट इसने लिखा है वर्कफोर्स में। और दूसरे वाले में आ जाते हैं, ये है वर्कफोर्स एनालिसिस का, जो कि आपके पास एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल जो है उसके बारे में बातें की जा रही है। तो आंसर कौन सा होने वाला है? सर दोनों ही आंसर गलत है, इंटरचेंज करके लिखा हुआ है। और ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। It is very difficult to predict the future happening, especially when the environment changes are taking place too frequently. Feature of business environment highlighted, तो आंसर क्या होगा इसका? It is very difficult to predict the future happenings. Future happenings कौन सी है? स्पेशली व्हेन एनवायरमेंट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, तो इसका आंसर होगा अनसर्टेनिटी। स्टॉक एक्सचेंज इज प्लेइंग अ वाइटल रोल इन इंश्योरिंग वाइड सर्विस बाय रेगुलेटिंग न्यू इश्यू और सिक्योरिटीज वगैरह। इसमें पूछा है कौन सा फंक्शन पूछा है आपसे, तो इसमें होगा स्प्रेडिंग द इक्विटी कल्ट। नेक्स्ट आते हैं कौन से लेवल पर काम करे, तो नेहा इज वर्किंग एज अ मैनेजर इन न्यूट्रीवाइट, अ कंपनी दैट मेक्स protein rich snacks which are high in demand. She is responsible for implementing organization marketing plans and ensuring that her department has necessary personnel। तो इसमें 2 आंसर्स पॉसिबल लग रहे हैं। अब क्या आंसर डी होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक एक फंक्शन ऐसा लग रहा है जिसमें लग रहा है ऑपरेशनल है, एक एक फंक्शन ऐसा लग रहा है इंप्लीमेंटेशन वाला जो प्लान है वो करता है सुपरवाइजरी। तो आंसर ज्यादातर चांसेस है ऑपरेशनल वाले के, बट लेट्स सी बोर्ड आपका क्या आंसर लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया यहां पर, द फाइनेंस मैनेजर सजेस्टेड दैट शुड रेज फंड्स फ्रॉम इक्विटी एज द मार्केट वाज व्हाट बुलिश, तो इसे कौन सा फैक्टर बोलेंगे, कौन सा फैक्टर उसने कंसीडर किया है? तो स्टॉक मार्केट की कंडीशन को उसने कंसीडर किया है। नेक्स्ट आते हैं, लीमा वाला जो क्वेश्चन था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और चक्कर खाने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ते तो केस स्टडी ही पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या? द टाइगर सिंबल इन लीमा, जो कि प्यूमा से रिलेटेड बताया गया है, वो किसके बारे में बहुत बात की गई है? ब्रांड मार्क की। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज किया हुआ है कि सर उसे लीगली रिस्ट्रिक्ट भी किया गया था नाम को, ताकि कोई और इस्तेमाल ना किया जा सके, लीगल यूज जो है और कोई ना यूज कर सके। तो ये आंसर होता है आपका ट्रेडमार्क का, जबकि क्वेश्चन के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो पूछा है बस टाइगर सिंबल कौन से रिलेटेड है, तो ब्रांड मार्क से रिलेटेड है। नेक्स्ट, कैपिटल इंस्ट्रूमेंट में आर सेफर फ्रॉम मनी मार्केट, तो क्या ऐसा है? आंसर इज नो। द कैपिटल मार्केट डील्स इन मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, तो ये सही है। तो ऑप्शन कौन सा होने वाला है? स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड 2 इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट डिस्कस इन द अबव, वो कौन सा प्रिंसिपल है? यहां पर बोला था वर्क असाइंड शुड सूट हिज और हर कैपेबिलिटीज टू इंक्रीज एफिशिएंसी, दे शुड गिव द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग और ईच पर्सन शुड बी एफिशिएंटली सिलेक्टेड, तो इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए? डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एनी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। 13 क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें पूछा आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, जो हाईलाइट किया गया है तो सोशल एनवायरमेंट है। कैसे पता चला सर? यहां पर बात की गई है, अवेयरनेस आ गई है लोगों के अंदर अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज, इंक्रीजिंग द डे बाय डे टू प्रमोट सस्टेनेबल ईटिंग, तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है।
द डिविडेंड इन ग्रोथ कंपनीज इज मोर देन डिविडेंड ऑफ नॉन ग्रोथ कंपनीज। गलत है। जब डिविडेंड ज्यादा होता है आपकी कंपनीज के अंदर तो कंपनी उस समय पर प्रॉफिट को रिटेन ज्यादा करती है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। कंपनी हैविंग गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रिटेन मोर मनी आउट ऑफ, क्या ये सही है? आंसर इज यस। असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज करेक्ट, तो ऑप्शन कौन सा आंसर सही होना चाहिए? ए। There are two statements, assertion and reason. Controlling should not be misunderstood as the last function of management. तो controlling को as a last function of management misunderstood नहीं किया जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट आप अपने आप में लग रहा है कि गलत भी है और सही भी है, लेकिन उसके अगर असर्शन और रीजन पे रहोगे, कंट्रोलिंग इज द फंक्शन दैट ब्रिंग्स द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू द प्लानिंग फंक्शन। हालांकि कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन जब आप इसे दोनों को जोड़ के पढ़ेंगे तो वो कहता है जब कंट्रोलिंग खत्म हो जाती है उसके बाद दोबारा से प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो उसका कहने का मतलब यहां पर ये है कि कंट्रोलिंग पे आके फंक्शंस रुकते नहीं है, उसके बाद दोबारा से प्लानिंग चालू हो जाती है, जो कि कंटिन्यूअस नेचर को डिफाइन करता है। तो मेरे हिसाब से इसमें दोनों करेक्ट है। अगर एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो डी आंसर इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट मुझे लग रहा है। हालांकि लग सकता है सीबीएसई को पहला वाला लास्ट फंक्शन नहीं होता, लास्ट फंक्शन ही होता है तो उसे क्रॉस कर सकते हैं, बट आई थिंक मोर बेटर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी आफ्टर कंसिडरिंग द एक्सप्लेनेशन गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। द राइट एक्सरसाइज बाय रमेश इन द अबव केस। अब ये वाले भी बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे भी मेरे इस क्वेश्चन को गलत करके आए हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? कह रहे शॉपकीपर ने बहुत सारे दिखाए थे उसको, हीटर वाटर जो भी वो खरीदना चाहता था, और उसने उन सबको कंपैरिजन भी किया, तो इसे बोलते हैं राइट टू मेक चॉइस या राइट टू चूज। बट आगे जाके उसने क्या बोला है जरा ध्यान से देखिए। ही डिड नॉट चेक द ISI मार्क ऑन द लेबल, बट दिस वाज नॉट द फंक्शन व्हिच वाज, दिस इज द फंक्शन, दिस इज द प्रिंसिपल या दिस इज द राइट व्हिच वाज वायलेटेड। तो यहां पर वायलेटेड पूछा गया है क्या? नहीं। द राइट एक्सरसाइज बाय रमेश, एंड राइट एक्सरसाइज बाय रमेश इज राइट टू चूज या राइट टू बी अश्योर्ड। आई होप आपको बात समझ में आ गई। इसमें क्या राइट टू सेफ्टी आंसर होना चाहिए? तो आंसर इज नो। 17 पे आते हैं, ये और भी आसान क्वेश्चन था। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन किसे कहते हैं? इन्वॉल्विंग द एम्प्लॉइज। तो फर्स्ट का फोर्थ आंसर किसके अंदर है? फर्स्ट का फोर्थ आंसर सी के अंदर है। बाकी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय एनवायरमेंट क्या कहते हैं? ब्रिंग मोर ऑटोनॉमी। स्टेटस किसे बोलते हैं? रैंकिंग को। और ऑर्गेनाइजेशन क्लेमेंट बचा लास्ट, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये है आपका 17 क्वेश्चन। 18 पे आते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो देखिए, बीइंग रिस्पांसिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल, ये भी टॉप मैनेजमेंट का होता है। एनालाइजिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म, ये भी आपका टॉप लेवल का काम है। फॉरवर्ड ओवरऑल अपॉर्चुनिटी, ये तीनों तो नहीं हो सकते, ये तो भाई टॉप लेवल के ही हैं, यानी कि जो आंसर बचा वो ए है। अब सवाल आया सर कोऑपरेटिंग विद द अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बिठाना टॉप लेवल का काम है, बट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना ये तो आपके मिडिल लेवल का ही काम है। ध्यान से सुनिएगा, दूसरे सभी डिपार्टमेंट्स में इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बिठाना ये टॉप लेवल का काम है, बट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करना ताकि काम आसानी से हो सके, ये तो मिडिल लेवल का ही काम है ना, वो थोड़ी ना कोऑपरेट करते हैं। 19th क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय व्हिच मैनेजर सिंक्रोनाइजेस ऑल द एक्टिविटीज, तो ये तो कोऑर्डिनेशन होगा। और इमेज वाले क्वेश्चन में सब बच्चे एजुकेशन चिल्ड्रन में थोड़ा सा डाउट हो गए थे, तो बेटा जब आ गई आपकी सैलरी तो आंसर एक ही होगा, पे एंड अलाउंसेस, तो आंसर वुड बी पे एंड अलाउंस। अगर आपको केस स्टडी का आंसर चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ओवरऑल आंसर क्या रहा आपका उसमें जरूर मुझे बताइएगा, नीचे आपका 20 में से स्कोर कितना बन रहा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आगे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपके आगे के प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए, सीयूटी के लिए बहुत सारी अपडेट आने वाली है। थैंक यू सो मच।